हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पेपर 026808 का एनालिसिस। पेपर 808 आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमें मिला है ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। कर्मा इज वन ऑफ दोज फाइन सीरियल्स दैट हैज गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी अमंग व्यूअर्स। फाइन का अर्थ है बढ़िया या उत्कृष्ट, सीरियल से धारावाहिक। गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी, इमेंस का अर्थ है अत्यधिक, पॉपुलैरिटी का अर्थ है लोकप्रियता, और व्यूअर्स हैं दर्शक। वाक्य में निसंदेह एरर यहां हैज नहीं, हैव होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, दैट यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि डिफाइन कर रहा है सीरियल्स को। सीरियल्स को हम यहां कहेंगे एंटेसिडेंट। क्योंकि एंटेसिडेंट सीरियल्स प्लूरल है, उसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर नहीं प्लूरल होनी चाहिए थी, हैज नहीं हैव होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, कर्मा इज वन ऑफ दोज फाइन सीरियल्स दैट हैव गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी अमंग व्यूअर्स। कर्मा उन उत्कृष्ट धारावाहिकों में से एक है जिन्हें दर्शकों में बहुत लोकप्रियता मिली है। हमारा करेक्शन ऑप्शन बी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, फिर से ग्रामेटिकल एरर का प्रश्न है, पढ़ते हैं। She asked me when could I come to see the doctor in person. She asked me when I could होना चाहिए था, could I नहीं। विद्यार्थी ध्यान दें, वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच का है, अतः रचना इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक रूप में नहीं हो सकती, असर्टिव या साधारण होना चाहिए थी। अर्थात when could I जो कि इंटेरोगेटिव रूप है वो नहीं होगा, when I could होगा। हमारा करेक्शन ऑप्शन बी में है। करेक्शन के बाद वाक्य को एक बार पुनः पढ़ते हैं। She asked me when I could come to see the doctor in person. उसने मुझसे पूछा कि वो कब आ सकती थी व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर से मिलने के लिए। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, अब की बार मिला है फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। There is something wonderful dash him, something wonderful about him. Something wonderful about him का अर्थ है उसके व्यक्तित्व में, उसके स्वभाव में, उसकी पर्सनैलिटी में। तो उसके व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी या स्वभाव में कुछ अद्भुत है, कुछ खास बात है। हमारा प्रेपोजिशन होगा अबाउट। अन्य ऑप्शंस में वंडरफुल ऑफ, फॉर या इनसाइड, जिसका अर्थ होता है किसी चीज के भीतर या अंदर की ओर, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारा आंसर ऑप्शन बी अबाउट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, अब की बार निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं, तो पढ़ते हैं। शब्द ओडियस का अर्थ होता है घृणित, जिसके लिए एक अन्य सिनोनिम हो सकता है डिस्गस्टिंग या फिर अबहॉरेंट, घृणित, घृणा के लायक, काबिले नफरत। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हेटफुल, जो कि प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची है, घृणित। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी रिस्पेक्ट का अर्थ आप जानते हैं सम्मान, आदर। इनफेमस का अर्थ है बदनाम या कुख्यात, इंग्लिश में नोटोरियस। और अंतिम ऑप्शन सिक का अर्थ है बीमार, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से। हमारा आंसर ऑप्शन ए हेटफुल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से वही निर्देश है, प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं, तो पढ़ते हैं। शब्द नॉन प्लस का अर्थ होता है पूरी तरह से उलझा हुआ, गड़बड़ाया हुआ या फिर कंफ्यूज्ड। इंग्लिश में कंफ्यूज्ड अथवा परप्लेक्स्ड। अवेलेबल ऑप्शंस में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी बिविल्डर्ड ही हो सकता है, जिसका भी वही अर्थ है, कंफ्यूज्ड, गड़बड़ाया हुआ, उलझा हुआ। अन्य ऑप्शंस में शब्द कन्वर्टेड थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है कन्वर्ट की, जिसका अर्थ होता है बदलना, परिवर्तित करना, या फिर एक अन्य संदर्भ में अपना धर्म बदलना या धर्मांतरण करना। ऑप्शन डी बिफॉक का अर्थ होता है उलझाना या टू कंफ्यूज। शब्द बिफॉक आंसर होने के काफी समीप पहुंचता है, किंतु आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा प्रश्न शब्द वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, जो एडजेक्टिव का भी काम करती है और कहलाती है पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। तो यदि हमें बिफॉक की जगह बिफॉक्ड मिला होता, BEFOGGED, तो ये भी उत्तर हो सकता था, फिलहाल नहीं। बिलीफ का अर्थ आप जानते हैं आस्था, विश्वास या यकीन। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 81 अब की बार निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं तो पढ़ते हैं। हमें मिला है फेलिसिटस। फेलिसिटस का अर्थ होता है सटीक या उपयुक्त। अगर आपका रिमार्क या आपकी टिप्पणी फेलिसिटस है तो बिल्कुल सटीक है, उपयुक्त है। इसी प्रकार कोई बिल्कुल सटीक उपयुक्त फ्रेज हो तो हम कहेंगे फेलिसिटस फ्रेज। तो इंग्लिश में इसे आप कह सकते हैं एप्ट या अप्रोप्रिएट। हमें चाहिए विलोम शब्द, बेशक हमारा आंसर होगा इनअप्रोप्रिएट या फिर अनुपयुक्त। जो चीज सटीक नहीं है, अनुपयुक्त है, उसे कहेंगे इनअप्रोप्रिएट। तो प्रश्न शब्द का एंटोनिम हुआ। अन्य ऑप्शंस में जेलस का अर्थ होता है ईर्ष्यालु या जलने वाला। डिमांडिंग का अर्थ होता है मेहनत तलब, एक ऐसा काम, ऐसी चीज जिसमें काफी मेहनत, ऊर्जा या ध्यान की आवश्यकता पड़ती हो, जो आपके एफर्ट की या फिर आपके अटेंशन की डिमांड करता हो। ऐसे काम, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे डिमांडिंग। और इनएक्सेसिबल एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ होता है अगम्य, यानी जहां तक पहुंचा न जा सके। हमारा आंसर ऑप्शन बी इनअप्रोप्रिएट या अनुचित ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 निर्देश है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह से सही है। बेशक हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। शब्द हायरार्की की स्पेलिंग पूरी तरह से सही है। शब्द हायरार्की का अर्थ है पदानुक्रम। छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक की जो चेन ऑफ कमांड या पदानुक्रम होता है उसे कहते हैं हायरार्की। विद्यार्थी शब्द के प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण पर भी ध्यान दें, हायरार्की। ऑप्शन बी में एरर यहां है, बीच में आर उपस्थित नहीं है। ऑप्शन सी की स्पेलिंग में एच ई आई है जबकि होना चाहिए था एच आई ई। और ऑप्शन डी की स्पेलिंग में एरर यहां है, ये ई नहीं होना चाहिए था, एच आई ई आर ए आर सी एच वाई। हमारा आंसर निसंदेह ऑप्शन ए ही रहेगा, क्योंकि अन्य हर ऑप्शन की स्पेलिंग में कहीं ना कहीं कोई गलती है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 हमें मिला है एक वाक्य जिसमें एक अंडरलाइन सेगमेंट है। हमें इसे रिप्लेस करना है उस ऑप्शन से जो इसे ठीक कर दे। तो पढ़ते हैं। When the thief saw the police approaching, he showed a clean pair at heels। वाक्य में एरर यहां है, विद्यार्थी ध्यान दें, एट नहीं ऑफ होना चाहिए था। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भाग जाना, कहीं से भाग जाना, फरार हो जाना। तो वाक्य का अर्थ हुआ जब चोर ने पुलिस को अप्रोचिंग अपनी ओर आते देखा तो वो वहां से गायब हो गया, फरार हो गया, भाग गया। हमारा आंसर निसंदेह ऑप्शन ए ही हो सकता है। हम लेंगे अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मींस टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का अर्थ है भाग जाना, फरार हो जाना। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी अ क्लीन पेयर ऑन नहीं ऑफ होना चाहिए था। डी कह रहा है क्लीन पेयर डाउन हील्स, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 फिर से वही निर्देश है, अंडरलाइन सेगमेंट को रिप्लेस करें। अब की बार पूरा वाक्य ही अंडरलाइंड है। तो पढ़ते हैं। आई वॉन्ट अ नर्स टू लुक माई मदर हु इज नियरिंग 80। नियरिंग 80 का अर्थ है 80 की हो चली है, यानी उनकी आयु 80 के आसपास है। हमारा आंसर बेशक होगा ऑप्शन बी आई वॉन्ट अ नर्स, मुझे एक नर्स चाहिए, टू लुक आफ्टर। विद्यार्थी ध्यान दे, मां को देखने के लिए नहीं, मां की देखभाल के लिए। फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना। माई मदर हु इज नियरिंग 80, मुझे आवश्यकता है, मैं चाहता हूं एक ऐसी नर्स जो देखभाल करे मेरी माता की जिनकी आयु अब 80 वर्ष हो चली। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है आई वांट अ नर्सेस टू लुक आफ्टर, नर्सेस नहीं, नर्स होना चाहिए था। डी कहता है आई वांट अ नर्स टू लुक इनटू नहीं, लुक आफ्टर। विद्यार्थी ध्यान दें, लुक इनटू का अर्थ होता है किसी चीज की जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना। ऑप्शन डी कहता है आई वांट अ नर्स टू लुक आफ्टर माय मदर हुम इज नहीं, हु इज। ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए था, हुम नहीं, हु होना चाहिए था। निसंदेह हमारा आंसर ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 हमें मिली है एक इडियम, एक मुहावरा जिसका अर्थ बताना है। इडियम है द प्रिमरोज पाथ। विद्यार्थी ध्यान दें, प्रिमरोज पाथ का अर्थ है एक ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता, ऐसी जीवन शैली जो सुख सुविधाओं से भरी हो किंतु जिसका अंत बुरा होता है, अंत में दुख और पतन ही मिलता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी अ पाथ ऑफ ईज एंड प्लेजर। ईज का अर्थ है आसानी और प्लेजर का अर्थ है आनंद। तो आसानी और आनंद भरा कोई मार्ग,
अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए कहता है मॉडर्न मार्केट प्लेस, आधुनिक बाजार, बिल्कुल नहीं। सी कहता है द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। विद्यार्थी ध्यान दें, सेल्फ डिटर्मिनेशन का अर्थ है स्वनिर्णयन, अर्थात आप स्वयं तय करें कि आपकी सरकार कौन चलाएगा। मीन्स देश का शासन आदि किसके हाथ में होगा, आप किस देश में विलय करना चाहते हैं, इस सबको कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन, हिंदी में स्वनिर्णयन। ऑप्शन डी कहता है प्रोसेस यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड का अर्थ है आधुनिक, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, फिर से एक इडियम मिली है, इडियम है बाई एंड बाई। बाई एंड बाई का अर्थ होता है शीघ्र ही, यानी ज्यादा समय गुजरने से पहले ही। अगर कोई कंडीशन बाई एंड बाई इंप्रूव हुई तो शीघ्र ही इंप्रूव हो गई। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए बिफोर लॉन्ग, जिसका अर्थ होता है अधिक समय गुजरने से पूर्व ही, अर्थात शीघ्र, सून। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी सडनली का अर्थ है अचानक या यकायक, बिल्कुल नहीं। सी है ऑन द होल। ऑन द होल का अर्थ होता है कुल मिलाकर। जब आप सारे बिंदु कंसिडर कर लें तो आप कहेंगे सब चीजें मिलाकर, यानी अंतिम रूप से, तो हम कहेंगे ऑन द होल, हिंदी में कुल मिलाकर, जैसे कुल मिलाकर अच्छा व्यक्ति है। और अंतिम ऑप्शन डी बाई अनफेयर मीन्स का अर्थ होता है अनुचित माध्यमों के प्रयोग से। हमारा आंसर ऑप्शन ए बिफोर लॉन्ग या सून ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, हमें मिला है एक वाक्य एक्टिव वॉइस में जिसे हमें बदलना है पैसिव में, तो पढ़ते हैं। Have the authorities ignored the issue completely? क्या जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने इशू को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, नजरअंदाज कर दिया है? ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को पहचाने। वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और वॉइस है एक्टिव। वाक्य का प्रकार है इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक। पैसिव वॉइस में नए वाक्य का सब्जेक्ट होगा द इशू। क्योंकि इशू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज का इस्तेमाल होगा, और पैसिव वॉइस में हैज अथवा हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन का भी इस्तेमाल होता है। इस आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। हैज द इशू बीन कंप्लीटली इग्नोर्ड बाय द अथॉरिटीज? क्या जो मुद्दा है उसको अथॉरिटीज द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है? अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हैज द इशू बीन, बिल्कुल नहीं। सी कहता है हैड द इशू बीन, हैड नहीं हैज होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था, ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का होता तो पैसिव वॉइस का प्रयोग यानी हैड बीन का प्रयोग किया जाता। अंतिम ऑप्शन डी कहता है हैज द इशू बीन कंप्लीट, नहीं, कंप्लीटली होना चाहिए था। इग्नोर्ड एक वर्ब है, हमें उसके साथ एडवर्ब कंप्लीटली की आवश्यकता है। बेशक हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो पढ़ते हैं। They said to me, quote unquote, was it raining heavily that afternoon? ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले ध्यान दे रिपोर्टिंग वर्ब पर और रिपोर्टेड क्लॉज में दिए गए वाक्य के प्रकार और टेंस पर। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड क्लॉज का वाक्य इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक किस्म और साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रश्न है, अर्थात हमें इसमें क्या परिवर्तन करने होंगे। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट बदल जाएगी आस्क्ड में, दे आस्क्ड मी। उसके उपरांत वाक्य का टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, तो फिर इसे हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्न है तो कंजंक्शन इफ अथवा वेदर का इस्तेमाल होगा। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। दे आस्क्ड मी इफ, पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इफ इट हैड बीन रेनिंग हेवीली दैट आफ्टरनून। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या उस दोपहर को बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए कहता है दे आस्क्ड टू मी, बिल्कुल नहीं। आस्क्ड के बाद सीधा मी होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ना कि कोई टू लगाना चाहिए, तो टू का प्रयोग पूरी तरह से गलत है। बी कहता है they asked me had it not been, had it not been नहीं, if it had not been। ऑप्शन सी कहता है they asked me if it hasn't been नहीं, if it hadn't been। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी they asked me if it hadn't been raining heavily that afternoon ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए
अगले 5 प्रश्नों के लिए हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय या सेट जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें। यदि समय अपर्याप्त या नाकाफी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। अ हेल्थी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर, इज नेसेसरी, आवश्यक है, अनिवार्य है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डैश एंड विजडम। विजडम का अर्थ होता है बुद्धि। विद्यार्थी ध्यान दें, अपने ज्ञान से और अनुभव से जो आप फैसले लेने की जो क्षमता रखते हैं उसको कहते हैं हिंदी में बुद्धि, अंग्रेजी में विजडम, समझदारी। एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज डेली टू डैश गुड हेल्थ, फिजिकल एक्सरसाइज डैश फिजिकल फिटनेस। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि ये वर्जिश या फिजिकल एक्सरसाइज का जो शरीर पर और बुद्धि पर फर्क पड़ता है उसके विषय में क्लोज टेस्ट है। अब हम इसे हल कर सकते हैं, तो एक बार पुनः पढ़ते हैं। अ हेल्थी बॉडी इज नेसेसरी, एक स्वस्थ शरीर आवश्यक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डैश एंड विजडम, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट एंड विजडम। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द इंटेलेक्ट का अर्थ है मेधा, आपकी वो मानसिक योग्यता जिससे आप गहरी बातें समझ सकते हैं और गहरे विषयों का विश्लेषण, एनालिसिस कर सकते हैं। इस समझदारी को, इस मानसिक क्षमता को कहते हैं इंटेलेक्ट, हिंदी में मेधा। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। हीलिंग का अर्थ है घाव आदि का भरना। बेनेवोलेंस का अर्थ है परोपकारिता, इंग्लिश में फिलेंथ्रपी या एल्ट्रुइज्म। परोपकारिता, परोपकार। जबकि ऑप्शन सी प्रॉस्पेरिटी का अर्थ है समृद्धि। हमारा आंसर ऑप्शन डी इंटेलेक्ट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट एंड विजडम, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज डेली। हर मनुष्य को डेली वर्जिश, व्यायाम करना चाहिए। टू डैश गुड हेल्थ, टू मेंटेन गुड हेल्थ। मेंटेन का अर्थ है बनाए रखना। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को रोज व्यायाम करना चाहिए। अन्य ऑप्शंस में लेजिस्लेट का अर्थ है विधान या कानून बनाना। स्टार्ट का अर्थ है शुरू करना, जबकि रेजरेक्ट एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है पुनर्जीवित करना, इंग्लिश में टू रिवाइव। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी मेंटेन ही रहेगा। लेजिस्लेट विधान या कानून बनाना, स्टार्ट शुरू करना, या रेजरेक्ट रिवाइव या पुनर्जीवित करना बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हुए, every human being should exercise daily to maintain good health. Physical exercise dash physical fitness. फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक जो वर्जिश, व्यायाम है। इंश्योर्स का अर्थ होता है सुनिश्चित करता है शारीरिक फिटनेस। आप फिट रहेंगे और फिटनेस किससे सुनिश्चित होगी? वर्जिश या व्यायाम से। अन्य ऑप्शंस में इंस्यूइंग एक बेहतरीन शब्द है। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द इंस्यूइंग का अर्थ होता है फॉलोइंग या आगामी। तो अगर कोई इंस्यूइंग चीज है तो वो आगे आएगी। तो इंस्यूइंग इवेंट्स यानी अब से बाद में आने वाली इवेंट्स। तो फॉलोइंग किसी घटना के बाद आने वाली, उसके बाद में आगामी रूप से दिखने वाली। इंस्नेयर का अर्थ होता है किसी को फंसाना। अक्सर अपने बातों में, अपने मोहपाश में फंसाने को कहते हैं इंस्नेयर। तो हिंदी में फंसाना, ट्रैप करना। इंटेंगल का अर्थ है उलझाना, किसी चीज को उलझा देने को कहते हैं इंटेंगल। हमारा आंसर ऑप्शन बी इंश्योर्स ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, फिजिकल एक्सरसाइज इंश्योर्स फिजिकल फिटनेस, इट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स मेंटली डैश मेंटली अलर्ट। फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो आपको बनाती है मेंटली अलर्ट, मानसिक रूप से सजग, चौकन्ने, सतर्क। अन्य ऑप्शंस में अकिन का अर्थ होता है सिमिलर, यानी किसी चीज के समान। कॉशन है सावधानी और डिफेक्टिव है दोषपूर्ण। विद्यार्थी ध्यान दें, यदि यहाँ कॉशियस रहा होता तो ये भी आंसर हो सकता था, क्योंकि कॉशियस अलर्ट का सिनोनिम है। फिलहाल हमें कॉशन मिला है जिसका अर्थ है सावधानी, हमें चाहिए अलर्ट या कॉशियस, सावधान। हमारा आंसर ऑप्शन सी अलर्ट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, मेंटली अलर्ट, फिजिकल एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड टू डैश फूड प्रॉपरली। Physical exercise is required to digest food properly. Physical exercise आवश्यक है भोजन के प्रॉपरली पाचन के लिए, या प्रॉपर पाचन के लिए, उचित पाचन के लिए, उचित प्रकार से पाचन के लिए।
अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी असेंट एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वीकृति। तो असेंट एक नाउन और वर्ब दोनों है, स्वीकृति या स्वीकृति देना। अप्राइज एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है सूचित करना, इंग्लिश में टू इन्फॉर्म। जबकि अंतिम ऑप्शन इनहेल का अर्थ होता है श्वास लेना या सांस लेना। हमारा आंसर ऑप्शन ए डाइजेस्ट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94, अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का प्रश्न। पहले पढ़ते हैं और फिर इन्हें लॉजिकली रीअरेंज करते हैं। तो पढ़ते हैं, आर प्रोवाइडेड विथ टॉल चिमनीज। चिमनी आप जानते हैं टॉल है, ऊंची ऊंची, तो उन्हें दी जाती है, प्रदान की जाती है ऊंची चिमनियां, हाई अप इनटू द एयर, हवा में ऊंचाई पर, विच कैरी स्मोक एंड वेस्ट गैसेस। कैरी ले जाती है, स्मोक का अर्थ है धुआं, वेस्ट का अर्थ है अपशिष्ट, और गैसेस आप जानते हैं विद्यार्थी, ध्यान दें, वेस्ट गैसेस का अर्थ है अपशिष्ट गैसेस। जब आप किसी ईंधन को जलाते हैं तो उससे जो धुआं और अपशिष्ट गैसेस निकलती हैं उन्हें कहते हैं वेस्ट गैसेस। थर्ड एस कहता है फैक्ट्रीज एंड पावर स्टेशन। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो जाना है कि फैक्ट्रीज और पावर स्टेशन यानी जहां बिजली ग्रह होते हैं, जहां बिजली का उत्पादन होता है, उनसे होने वाले धुएं और प्रदूषण के बारे में ये एक वाक्य रहा होगा जिसके सेगमेंट्स को रीअरेंज करना है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं एसपी तथा आर क्यू। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट एस, फैक्ट्रीज एंड पावर स्टेशंस, उसके उपरांत पी, आर प्रोवाइडेड विथ टॉल चिमनीज। फैक्ट्रीज और पावर स्टेशन जो विद्युत ग्रह है और फैक्ट्रीज हैं, कारखाने, उन्हें दी जाती हैं ऊंची ऊंची चिमनियां। पी के उपरांत होगा खंड आर, विच, यहाँ विच आया है टॉल चिमनीज के लिए, विच कैरी जो ले जाती हैं स्मोक एंड वेस्ट गैसेस, जो कि ले जाती हैं धुएं को और अपशिष्ट गैसेस को, कहां, अंतिम खंड मात्र क्यों ही हो सकता है, हाई अप इनटू द एयर। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट एस, उसके उपरांत पी और उसके उपरांत आर तथा क्यू। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95, फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का प्रश्न है। पढ़ते हैं और फिर लॉजिकली रीअरेंज करें। Engaged in agriculture still remains। Engaged in यानी किसी चीज में लगा हुआ, व्यस्त या फिर किसी काम में लगा हुआ। तो 70% इन द 1970s। द 1970s का अर्थ 1970 का दशक। अराउंड लगभग 60% कंपेयर्ड की तुलना में, इन इंडिया एज अ होल मीन्स सबको मिलाकर, कुल मिलाकर, तो इन इंडिया एज अ होल पूरे भारत में कुल मिलाकर, द शेयर ऑफ द लेबर फोर्स, शेयर का अर्थ है अंश या भाग, लेबर फोर्स का अर्थ है मजदूर लोग, श्रमिक लोग, जो हमारे लेबर फोर्स। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि देश में लेबर फोर्स का कितना प्रतिशत एग्रीकल्चर या कृषि के क्षेत्र में लगा हुआ है और 70 की दहाई में कितना था। इसमें तुलना का कोई वाक्य है जिसके सेगमेंट्स को हमें लॉजिकली रीअरेंज करना है क्योंकि उन्हें रैंडम तरीके से लिख दिया गया है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं SPR और उसके बाद अंतिम खंड Q। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड S। इन इंडिया एज अ होल पूरे भारत में कुल मिलाकर, द शेयर ऑफ द लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स का भाग है, अंश है, एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, जो लगा हुआ है एग्रीकल्चर में, कृषि में, स्टिल अभी भी, रिमेन्स वो अभी तक कितना बना हुआ है, ई के उपरांत आर, अराउंड 60%, लगभग 60% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में लगी हुई है, वही उनके रोजगार का स्रोत है। कंपेयर्ड टू, इसकी अगर आप तुलना करें तो 70%, ये 60% की जगह 70% हुआ करता था इन द 1970s, और ये जो 60% है ये तुलना करें तो 70% हुआ करता था इन द 1970s, 1970 के दशक। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट एस, उसके उपरांत पी, उसके उपरांत आर और अंत में क्यू। हमारा आंसर ऑप्शन ए SPRQ ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 96, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है। तो पढ़ते हैं, कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, बहुत ज्यादा नुकसान और सफरिंग का अर्थ है पीड़ा या परेशानी देने वाला।
हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए कैटेस्ट्रोफिक। विद्यार्थी ध्यान दें, कैटेस्ट्रोफिक का अर्थ होता है विनाशकारी। अगर कोई कैटेस्ट्रोफिक इवेंट है तो बहुत तबाही हुई है, क्योंकि शब्द कैटेस्ट्रोफी का अर्थ होता है तबाही, विनाश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए कैटेस्ट्रोफिक। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी स्पैस्मोडिक का अर्थ होता है इरेगुलर या इनफ्रीक्वेंट। अगर कोई चीज अनियमित रूप से या रुक रुक कर हो रही हो तो उसे कहेंगे स्पैस्मोडिक। रूइन का अर्थ है तबाही या बर्बादी। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द रूइनस कैटेस्ट्रोफिक का सिनोनिम ही है। रूइनस और कैटेस्ट्रोफिक एक ही बात है, विनाशकारी। किंतु रूइन आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि रूइन एक नाउन है, जबकि हमें चाहिए एक एडजेक्टिव। तो यदि रूइन के स्थान पर रूइनस होता तो वो भी कैटेस्ट्रोफिक की तरह आंसर हो सकता था, किंतु फिलहाल नहीं। रूइन तबाही है, हमें चाहिए तबाही पूर्ण या विनाशकारी। और अंतिम ऑप्शन डी कैजम एक बेहतरीन शब्द है। कैजम का अर्थ है कोई गहरी दरार या फिर कोई खाई। हमारा आंसर ऑप्शन ए कैटेस्ट्रोफिक ही रहेगा, स्पेस्मोडिक, कैजम या रूइन नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 97, एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, तो पढ़ते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स। विद्यार्थी ध्यान दें, अंगूर की लताओं या बेलों को कहते हैं ग्रेप वाइन्स। कल्टीवेशन का अर्थ है खेती, तो अंगूर की लताओं या बेलों की खेती को कहेंगे विटीकल्चर। ऑप्शन सी। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए एग्रीकल्चर का अर्थ होता है कृषि या खेती। हॉर्टिकल्चर एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है बागवानी या उद्यानिकी। तो अगर आप फलों की, फूलों की, सब्जियों की खेती करते हैं तो आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं। जबकि सेरीकल्चर है रेशम के कीड़ों या रेशम के कीटों का पालन। अगर आप कीट पालन करते हैं, रेशम के कीटों का पालन करते हैं रेशम पाने के लिए, तो फिर आप कर रहे हैं सेरीकल्चर। हमारा आंसर ऑप्शन सी विटीकल्चर ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98, अब की बार मिला है फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। His company has a dash for producing the best cricket balls in the country. प्रोड्यूस का अर्थ है उत्पादन करना, द बेस्ट क्रिकेट बॉल सबसे अच्छी क्रिकेट बॉल्स हैं, क्रिकेट की गेंदें, इन द कंट्री देश में। बेशक हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी रेप्यूटेशन। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द रेप्यूटेशन का अर्थ है ख्याति, प्रतिष्ठा या नाम। तो हिज कंपनी हैज अ रेप्यूटेशन फॉर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। उसकी कंपनी की यह प्रतिष्ठा है, ख्याति है, नाम है कि वो देश में सबसे अच्छी क्रिकेट गेंदें या क्रिकेट बॉल्स बनाते हैं। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए ओपिनियन का अर्थ होता है राय। शब्द बी ब्रांड का अर्थ होता है, हिंदी में वैसे सामान्यतः लोग ब्रांड अथवा ब्रांड कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कोई व्यावसायिक या व्यापारिक चिन्ह। सामान्यतः ब्रांड ही कह ले। और अंतिम ऑप्शन डी पोजीशन एक आसान सा शब्द है। पोजीशन का अर्थ है कोई स्थिति, कोई पोजीशन, कोई पद आदि। तो आपकी क्या पोजीशन है मीन्स आपकी क्या स्थिति है, हैसियत है इत्यादि। हमारा आंसर ऑप्शन सी रेपुटेशन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99, अब की बार हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग में कोई गलती हो, त्रुटि हो। बेशक हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। शब्द इक्विवेलेंट की स्पेलिंग में यहाँ ही नहीं ए होना चाहिए था, सही स्पेलिंग होगी EQUIVALENT। इक्विवेलेंट का अर्थ होता है कि समान या तुल्य। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए इक्विवोकल एक बहुत अच्छा शब्द है। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द इक्विवोकल का अर्थ है द्वय अर्थक या द्विअर्थी। अगर आपकी कोई बात या कोई कथन दो अर्थ रखता है, जिसकी दो व्याख्याएं या दो अर्थ निकलते हो, यानी जो कंफ्यूजिंग हो, गोलमाल हो, स्पष्ट अर्थ वाला ना हो, उसे कहेंगे इक्विवोकल। इसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है एम्बिग्यूअस। ऑप्शन सी इक्वेशन का अर्थ है कोई समीकरण और इक्वालिटी का अर्थ है समानता। हमारा आंसर ऑप्शन बी इक्विवेलेंट रहेगा, क्योंकि अन्य किसी शब्द की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं। प्रश्न शब्द है पब्लिक, जिसका अर्थ होता है सार्वजनिक, जो सब लोगों से संबंधित हो, सब लोगों का उसमें स्वामित्व हो। हिंदी में सार्वजनिक, जैसे कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो सार्वजनिक ये क्षेत्र की अंडरटेकिंग है, सरकारी है। सार्वजनिक का उल्टा होगा ऑप्शन सी प्राइवेट, निजी, जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंध रखता, सार्वजनिक, निजी। अगर अन्य ऑप्शंस में कॉमन का अर्थ है सामान्य, आप जानते हैं, रेडी का अर्थ है तैयार, और रेस्ट्रिक्टेड का अर्थ है प्रतिबंधित या सीमित। हमारा आंसर निसंदेह ऑप्शन सी प्राइवेट या निजी ही रहेगा।
तो ये था आपका एनालिसिस पेपर 808 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, याद करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा इन शब्दों इन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में। तो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।